सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद घर में दिवाली की पार्टी है। कम से कम उस दिन वह मेरा मूड खराब ना करे। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर वह कमरे से निकली और कुछ भी इधर का उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर यह मैं भूल जाऊँगी कि वह मेरी सास है। सीधा घर से बाहर निकाल दूँगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। संगीता अपने पति विनोद से बोली। विनोद बोला, तुम क्या चाहती हो मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम माँ को तो तुम संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर क्यों ना बन जाओ, पर बीबी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझाना। और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर विनोद कमरे से निकल गया। विनोद के यहाँ से जाते ही संगीता बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। मन ही मन ये सब बुदबुदाते हुए वह अपनी सास सावित्री जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी आप तो जानती हैं 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इतना कहकर संगीता वहाँ से चली गई। सावित्री जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है, इन्हें तो बस माँ की नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोली की आवाज सावित्री जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। सावित्री जी सोचने लगी, कितने चाव से वह बेटे के साथ दिवाली मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। दिवाली के साथ उसकी सालगिरह भी तो है, साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वालों और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। सावित्री जी ने बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी सावित्री जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह जरा सा भी बाहर आती थी तो उनकी बहू संगीता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही उसका त्योहार खराब हो जाएगा। और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में सावित्री जी वह अकेली पुरानी बत्ती थी, जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। सावित्री जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे घर से निकाल दे, पर मैं जानती हूँ वह इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तभी अचानक संगीता ने उनके कमरे का दरवाजा खोला और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए ये साड़ी पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत न तार तार हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते हाँ हूँ में जवाब देना, बस ज्यादा किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी। संगीता बस बोले जा रही थी, पर सावित्री जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से संगीता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही है या मैं बस कहे जा रही हूँ। सावित्री जी का ध्यान भंग हुआ और वह बोली, हाँ हाँ बहू ये तो बताओ दिवाली पर क्या बनवा रही हो। संगीता बोली, हे भगवान जब देखो तब बस खाने की बात, कुछ कहा मैंने आपसे वह सुना या नहीं। दिवाली की पूजा मैं कर लूँगी, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज़्यादा बात मत कीजिएगा। सावित्री जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली,
बहू सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या दिवाली की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकती? संगीता बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। सावित्री जी बोली, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, सुबह से सिर्फ 2 ब्रेड पीस और चाय ली है। संगीता ने सावित्री जी को घूर कर देखा, मानो उन्होंने क्या ही मांग लिया हो, और फिर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद काम वाली राधा वहाँ आई और खाने की थाली सावित्री जी को देते हुए बोली, लो बड़ी मालकिन, खाना खा लो। सावित्री जी ने आशा भरी नजरों से राधा की तरफ देखा। राधा बोली, बड़ी मालकिन, अभी तो पकवान बना रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो सके। और फिर बिना मालकिन से पूछे अगर मैं पकवान ले जाऊंगी तो आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। सावित्री जी सब समझ गई। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह का खाना खाते देख राधा की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला ये कलेक्टर साहब की माँ है। वह कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसा कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा दिवाली पर सबको मिठाई बांटता है और सालगिरह पर पार्टी पर उसकी माँ भूखी है। तभी राधा को संगीता की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वह बाहर जाने को हुई। तभी सावित्री जी बोली, राधा, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। राधा बोली, बड़ी मालकिन, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। सावित्री जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वह खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठा होने लगे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। विनोद और संगीता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, विनोद के किसी दोस्त ने कहा, अरे विनोद, घर में आंटी जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो दिवाली, उस पर इतनी खुशी का दिन है, तो उन्हें भी यहाँ होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बातें सुनकर विनोद ने संगीता की तरफ देखा तो संगीता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसीलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें अपने साथ रखने का और उनके हाथों केक कटवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके संगीता ने विनोद के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में राधा एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो संगीता उसे डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही है, ये खाना किसके लिए ले जा रही है? राधा बोली, बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। संगीता बोली, तो एक रोटी ही काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएंगी तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको कौन उठाएगा। चुपचाप से ये प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती है? चले जाओ यहाँ से। बेचारी राधा ने मजबूरन खाना की प्लेट को वहीं रख दिया और काम करने लगी। संगीता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक सावित्री जी को खाना किसी ने नहीं दिया था। वह भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सावित्री जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वह उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से विनोद की नज़र सावित्री जी पर पड़ी और वह संगीता के पास जाकर धीरे से बोला, संगीता, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दिवाली माँ मुझे अपने कमरे से बाहर दिखनी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है।
माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले किसी की उन पर नज़र पड़े। संगीता फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में ढकेलती हुई उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं हैं? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया देख वह बोली, चलिए अम्मा अंदर चलिए, आराम कीजिए। सावित्री जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही वह बोली, बहू तुम लोग मुझे दिवाली के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से सावित्री जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस पर गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं और संगीता हमारे साथ दिवाली में पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी जवान में बातें बनाने लगे। आखिरकार संगीता सावित्री जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर ढकेलते हुए बोली, खबरदार जो बाहर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को? हम आपको भूखा रखते हैं, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लूं। सावित्री जी कुछ कहती उससे पहले ही संगीता ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने राधा से बोली, राधा जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना लाकर दो। तुम्हें पता है ना वह बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई, पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? राधा आश्चर्य से संगीता की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर सावित्री जी के कमरे में ले गई। सावित्री जी रो रही थी। राधा को देखते ही वह बोली, देख बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई है। बेचारा बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत ही खून खून हो गया। राधा ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। राधा ने अपने हाथों से सावित्री जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें अब कम लग रहा था। सावित्री जी खाना खा रही थी तो राधा बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपके बेटा बहू आपसे एक मीठा बोल नहीं बोलते हैं, काहे बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हैं? सावित्री जी बोली, राधा गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूँ, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ही ना। मैं अकेली क्या करूँगी? गांव की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी तो बेटा बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। विनोद के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ गए थे, अब मैं बेटे बहू को छोड़कर भला कहाँ जाऊं? इतना कहते कहते वह रोने लगी। राधा बोली, अम्मा आप पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो और जमीन जायदाद नहीं संभाल सकती। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाएं। मालकिन भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी संगीता ने राधा को आवाज़ लगाई और वह बाहर चली गई। उसके जाते ही सावित्री जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या ये सामान की रोटी है। थोड़ी देर बाद राधा कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खाना वैसा का वैसा ही था और सावित्री जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। राधा बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? सावित्री जी बोली, नहीं चाहिए मुझे तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। राधा ने सावित्री जी को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। संगीता और विनोद भी कमरे में आ गए और आते ही सावित्री जी पर
दिवाली की पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकत करती है। खाने के लिए आप इतनी पागल हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसे कैसे बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। फिर रहना अकेली और मनाना त्योहार। विनोद की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि संगीता बोली, लो जी, खाना के पीछे इतना हंगामा करती हैं, वह भी तो ऐसा ही पड़ा है, खाना बर्बाद करती हैं। पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझे यह सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ। विनोद बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सावित्री जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुन रही थी। राधा आश्चर्य से सावित्री जी की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी यह तूफान से पहले की शांति है। न जाने अब बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे ही दिन विनोद ने सावित्री जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर सावित्री जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने विनोद को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनाई जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती हो। और इस ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने राधा को दी। इसके लिए उसे महीने की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में वह खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने राधा को फोन किया और वो और उसका पति वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और सावित्री जी के साथ ही रहने लगी। सावित्री जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह विनोद के पास ना भेजकर सावित्री जी ने अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। जब पैसा विनोद के अकाउंट में नहीं आया तो वह और संगीता दोनों गांव पहुंच गए। आते ही सावित्री जी के ठाठ बाट देखकर विनोद बोला, माँ, ये घर का क्या हाल बना रखा है आपने। और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई, जो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। सावित्री जी बोली, तुझे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो। अब वह सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। संगीता बोली, आप पैसों का क्या करेंगे और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया। सावित्री जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से, संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। विनोद बोला, माँ, एक ऐसी बातें कर रही हैं आप, हम आपके बेटा बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। सावित्री जी से बेटा बहू, वह जो बार त्योहार पर रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसा देते थे, ऐसे बेटा बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। अब दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से वही मनाओ। संगीता बोली, मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर ये सब आपको इस राधा ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वह राधा की तरफ बढ़ी, सावित्री जी ने एक थप्पड़ संगीता को जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो इसे हाथ भी लगाया तो आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की है इसने ही की है और मेरे मरने के बाद भी ये इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ अब मेरे घर से और वापस कभी लौटकर मत आना। सावित्री जी के रुद्र रूप को देखकर दोनों की घी बन गई थी। राधा बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए। यहाँ से बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार विनोद और संगीता इतना सा मुँह लेकर शहर की ओर रवाना हो गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। यहाँ राधा और उसका पति सावित्री जी की पूरी सेवा करते और ईमानदारी से
उनकी चीज़ों को संभालते। बेटे बहू ने अपना फर्ज जब अदा नहीं किया तो फिर अधिकार कैसे पा सकते थे? वह खाली हाथ ही रह गए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।